Good morning, everyone. And now here comes once again, Saurav Kumar, and we'll be talking about CPTC, computer programming through C. And we have already seen a lot of things into it. We were doing switch statement lastly, और हम लोगों ने switch statement में ये देखा कि किस तरीके से हम लोग switch statement का प्रयोग करते हैं और किस तरीके से उसके different जो सिनेरियो हैं उसके एग्जाम्पल्स भी देखे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा जो कि आज जो है हम लोग करेंगे। लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। हियर कम्स, हियर इट इज। अब ये देखिएगा कि ये स्विच स्टेटमेंट हम लोगों ने किया था, फिगर कोड वगैरह किया था, जिसमें कि हम लोगों ने एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स को निकाला था हम लोगों ने, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग कि अब जो है एक छोटा सा और प्रोग्राम करेंगे, जो कि प्रोग्राम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ लेटर फॉर द ग्रेड ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स and the corresponding remark is made. The letter grade and the corresponding remark listed in the table. देखिए, सबसे पहले जो है प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। आखिर प्रॉब्लम क्या रहा है, और अगर जब तक हम लोग प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तब तक जो है ये हमारा दिक्कत में हो रहेगा कि हम लोग आगे बढ़ें कैसे। तो जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग एक्टिविटी करते हैं तो उसमें जो प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको करने के लिए हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से ये प्रोग्रामिंग एक्टिविटी को काम करना है। तो जब तक कि प्रोग्रामिंग एक्टिविटी काम करना है, ये समझने के लिए हमें प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम को हम लोग पहले ढंग से समझें, ये क्या कहता क्या है। हमें एक प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम, WAP। हमें एक प्रोग्राम बनाना है टू एक्सेप्ट अ लेटर फॉर द ग्रेड, मतलब कोई एक लेटर, जैसे ए आया, बी आया, सी आया, कौन सा ग्रेड आया है, उस लेटर के कोरस्पॉन्डिंग हमें ये पता चले कि अगर ए आया है तो वेरी गुड, एस आया है तो सुपर, बी आया है तो फेयर। इस तरीके से हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग मार्किंग करनी है, या उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें ग्रेड डिसाइड करना है। और ग्रेड के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग ग्रेड दें, ए डालें तो वो अपने आप लिख दे वेरी गुड, बी डालें तो लिख दे फेयर, जिसका कि हम लोगों ने एक टेबल यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ये आप टेबल देख रहे होंगे, एस फॉर सुपर, ए फॉर वेरी गुड, बी फॉर फेयर एंड वाई फॉर एब्सेंट। एब्सेंट के लिए भी है और ई फेल के लिए भी है। तो दीज आर द 5 डिफरेंट लेटर ग्रेड्स और उसके रिमार्क हैं, जो कि आपको यहाँ पे पता लग रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए कि इसको हम लोग करेंगे क्या। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें ये सोचना है कि भाई ये जो एस, ए, बी, वाई, ई जितना भी ग्रेड है इसको एक्सेप्ट कराएंगे, और जब वो एक्सेप्ट हो जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रिमार्क लेंगे। अब ये जब हम एक्सेप्ट कराएंगे तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो हमें मेनली जो एक्सेप्ट कराना है वो कैरेक्टर टाइप का है। तो हमें हमारा जो डेटा टाइप होगा वो कैरेक्टर टाइप हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि किस तरीके से कैरेक्टर टाइप को एंटर कराएंगे। चूंकि कैरेक्टर है ना, हम लोगों ने पहले क्या क्या किया है, हम लोगों ने पहले इंटीजर और फ्लोट ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है। कई सारे प्रोग्राम्स फ्लोट के भी हमने किए हैं और इंटीजर के भी हमने किए हैं। कई सारे प्रोग्राम्स हमने कैरेक्टर को कैरेक्टर के से रिलेट करके भी किया है, बट और भी प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने कैरेक्टर से रिलेटेड कि कैरेक्टर को एक्सेप्ट कराना है तो कैसे कराएंगे। अब यहाँ पर ये लेटर है, अब इसको हम लोगों को स्विच के स्टेटमेंट के अनुसार बनाना है। होप कि मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाने में, क्वेश्चन को समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अब आगे आप लोग को ये देखना है कि आखिर ये किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया है, इंक्लूड किया है stereo.h। ये तो आप लोग करते ही हैं, विदाउट इसके तो होगा नहीं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है ये हेडर फाइल का। मेन फंक्शन हमने लिखना शुरू किया। मेन फंक्शन के अंदर जो है
हम लोग जो लिख रहे हैं वो है कैर रिमार्क। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टर को हमने डाल दिया। अब सबसे पहले कैरेक्टर में हम लोग रिमार्क डाल रहे हैं। अब ये रिमार्क है क्या? रिमार्क बेसिकली हमने एक एरे बनाया है। देखिए यहाँ पे एक एरे का साइन हमने दिया है, ये एरे कहलाता है। तो रिमार्क नाम से हमने एक वेरिएबल लिया है और उस वेरिएबल को हमने क्या किया कि उसको एक साइज प्रोवाइड कर दिया। साइज इसलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि ये जो रिमार्क है उसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा स्टेटमेंट वो ले सकता है। हम लोगों ने 15 इसलिए लिया है क्योंकि सुपर, वेरी गुड, फेयर, एब्सेंट और फेल ये सब जो है एक मतलब जितने भी कैरेक्टर होंगे वो सब इस 15 साइज में आ जाएंगे। और 15 साइज क्या है? ये 15 साइज आपका नंबर ऑफ बिट्स पे होता है, ये कितना बिट लेगा जगह। तो जनरली कैरेक्टर का जो बिट है, कैरेक्टर जो है वो करीबन आपका कितना बिट लेता है? कैरेक्टर हमेशा जो है वो कितना जगह लेता है, वो आपका जो है जितना आपका प्रोवाइडेड है उसके हिसाब से देखता है कि कितना जगह लेना है। मतलब ये कि आपका कम से कम 2 बाइट्स तो लेगा, राइट। तो इस तरीके से आपका कैरेक्टर काम करेगा। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ है। फिर हमने एक लिया कैरेक्टर, फिर से लिया हमने कैरेक्टर और ग्रेड। ग्रेड को भी तो एंटर कराएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने रिमार्क को एंटर कराया, फिर कैर ग्रेड किया ताकि ग्रेड को एंटर करा सके। प्रिंटफ, एंटर द ग्रेड। स्कैनफ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग %d इंटीजर के लिए लेते थे, %f फ्लोट के लिए लेते थे, यहाँ %c कैरेक्टर के लिए लेंगे। तो कैरेक्टर को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है, %c लिया ताकि हम लोगों जो है वैल्यू एंटर करा सकें। %ग्रेड, ग्रेड को हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया, उसको हम लोगों ने एड्रेस कर दिया। ये एड्रेस का आपको साइन है। %, ग्रेड इज इक्वल टू रिमार्क। अब यहां पर ग्रेड को हमने रिमार्क के साथ कर दिया अटैच। ग्रेड इज इक्वल टू रिमार्क और ब्रैकेट में लिखा हमने ग्रेड। ध्यान दीजिएगा कि ग्रेड को रिमार्क के साथ हम लोगों ने रिमार्क जितना जो भी आएगा उसको हम लोग ग्रेड में डालेंगे। अब रिमार्क कैसे डालेंगे? ग्रेड के अनुसार डालेंगे, इसीलिए ब्रैकेट में हमने ग्रेड लिखा है। तो इसी तरीके से हम लोग कॉल करते हैं। हम लोग किसी भी फंक्शन को जब हम लोग किसी भी वेरिएबल को अगर कॉल करना हुआ किसी दूसरे डेटा के रूप में, मतलब किसी और वेरिएबल के साथ, तो इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे ग्रेड डाला है तो ये ग्रेड जो है वो आपका रिमार्क के लिए आ जाएगा। रिमार्क में जो भी चीजें डालेंगे वो ग्रेड में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो हम लोगों ने एक स्विच स्टेटमेंट बनाना था, ग्रेड लिख दिया हमने। अब इस ग्रेड के लिए हम लोग लिख रहे हैं, चूंकि हम लोगों को केस लिखना है इसी ग्रेड के अनुसार लिखना है, तो इसीलिए हमने ग्रेड और रिमार्क को एक साथ किया है। अब यहाँ पे ग्रेड और रिमार्क को के अनुसार केसेस लिखेंगे। केस एस, strcpy स्ट्रिंग कॉपी है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन होता है। तो स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए हम लोग strcpy का प्रयोग करते हैं। तो strcpy रिमार्क सुपर, जो कि रिमार्क डाला हुआ है सुपर, तो इसको केस एस में लिखना है, ब्रेक लगा देंगे। फिर ए में वेरी गुड, जो आपका टेबल दिया हुआ था उसी के अनुसार हमने यहाँ पे किया है। केस एस जो है रिमार्क सुपर, ए जो है strcpy वेरी गुड रिमार्क के साथ लिखेंगे। केस बी में strcpy रिमार्क के साथ लिखेंगे फेयर, क्योंकि वेरी गुड के बाद फेयर था। वाई के लिए हमने एब्सेंट लिखा था, strcpy रिमार्क एब्सेंट, strcpy रिमार्क फेल, ब्रेक कर दिया। डिफॉल्ट, एक डिफॉल्ट ऑप्शन भी हम लोग लेते हैं कि इन सब में से अगर कोई नहीं हुआ तो रिमार्क क्या डालेंगे? एरर इन द ग्रेड। ठीक है, ये आपको आ जाएगा। अब इसके बाद ये रिमार्क डाला हुआ है, अभी प्रिंट नहीं होगा ये, इसके बाद हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे। प्रिंट रिजल्ट %c रिमार्क।
रिमार्क हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं यहाँ पे, और उसी के अनुसार ये प्रिंट हो जाएगा। तो दिस विल हेल्प आउट इन प्रिंटिंग ऑल द रिमार्क करस्पॉन्डिंग टू द ग्रेड्स। ये आपका प्रॉब्लम है। STR CPY देखिएगा साथ में होता है, इसको अलग अलग यहाँ पर से गलती से हो गया होगा, अलग बातें हैं, लेकिन यहाँ पर STR CPY जो है साथ में होता है, तो इसको जो है हम लोग STR CPY ही लिखेंगे और साथ में ही लिखेंगे। तो दिस इज अबाउट द प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज देयर, आई विल एक्सप्लेन यू। हम लोग ये इसी के साथ ये टॉपिक एंड हो जाता है। ये आपका जो पर्टिकुलर ये जो टॉपिक है वो एंड हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें लूपिंग में अब हम लोग चलेंगे। तो अभी तक आई डोंट थिंक कि यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम। वी विल स्टार्ट लूपिंग नाउ। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लूपिंग। तो लूपिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये लूपिंग जो है इसमें इसी से आपका सारा कुछ, इसी पे आपका सारा कुछ डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम तो 10% to 15%, 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आराम से आपको इसमें से रहेंगे। अब ये लूपिंग क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। हम लोगों ने अभी किया इफ एल्स किया, इफ किया, स्विच किया, अब हम लोग लूपिंग करने जा रहे हैं। नाउ समझिए कि लूपिंग होता क्या है। किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने को हम लोग लूपिंग कहते हैं। एक स्टेटमेंट है, उसको अगर हम लोग बार बार रिपीट करते हैं तो उसको हम लोग लूपिंग कहते हैं। अब ये समझिएगा कि हम लोग जो है किस तरीके से लूपिंग को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, ये आपको दिखेगा। It is a mechanism by means of which a set of statements are executed repeatedly. मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है या कोई एक स्टेटमेंट है, उसको अगर कई बार रिपीट करना है तो हम लोग लूपिंग का प्रयोग करते हैं। और लूपिंग क्या है? इट इज अ मैकेनिज्म, इट इज अ मैकेनिज्म बाय मीन्स ऑफ विच a set of statements are executed repeatedly for a fixed number of times. उसमें हम लोग कितने बार रिपीट करेंगे ये हम लोग डाल सकते हैं। 10 बार, 5 बार, 4 बार, 2 बार, 8 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, लाख बार, जितना बार भी चाहेंगे उतना बार हम लोग रिपीट कर सकते हैं। Which is a set of statements are executed repeatedly for a fixed number of times or until a certain condition is fulfilled. तब तक भी हम लोग इसको रिपीट करवा सकते हैं जब तक हमारा कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। तो ये होता है लूपिंग। लूपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेटिव और आइटरेटिव कंट्रोल। लूपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपीटेटिव और आइटरेटिव कंट्रोल। तो ये भी चीज है कि लूपिंग जो है रिपीटेटिव और आइटरेटिव कंट्रोल है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी इसमें जो शो हो रहा है कि जो डिफरेंट लूपिंग आपका जो लूपिंग जो कहते हैं वो क्या करता है, रिपीटेटिव और आइटरेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म है। रिपीटेटिव और रिपीटेटिव और आइटरेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म कहने का मतलब ये होता है कि उसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये बेसिकली 3 तरह के लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए सी प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर्स, दैट इज फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। और ये सारे हमें पढ़ने हैं और सारे से क्वेश्चन आते हैं। फॉर लूप से आएगा तो डू व्हाइल से आएगा, फॉर लूप से आएगा, व्हाइल लूप से आएगा, मतलब फॉर लूप से तो एक क्वेश्चन होना ही होना है। और अगर फॉर लूप से है तो कोई जरूरी नहीं है कि डू वाइल और वाइल से हो, लेकिन फॉर लूप से होगा, लेकिन डू वाइल से और वाइल लूप से भी हो सकते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देखिएगा फॉर लूप है, तो फॉर लूप को किस तरीके से यहाँ पे डाला जाता है। फॉर लूप स्टेटमेंट, this statement is used when the programmer knows how many times a set of statements are executed. अब ये फॉर लूप स्टेटमेंट ये है कि ये स्टेटमेंट कुछ है जिसमें कि जो है
ये स्टेटमेंट ऐसा होता है जिसमें कि आपको कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दिए होते हैं. This statement is used when the programmer knows how many times a set of statements are executed. अब ये set of statements कितनी बार एग्जीक्यूट होना है वो चीज है ना. तो वो चीज हमें देखने को मिलता है. अब ये जो चीजें हैं ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं. अब आप ये देखिए कि जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो कैसे होगा. सिंटैक्स, फॉर लूप, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3. स्टेटमेंट्स वेयर फॉर इज अ रिजर्व्ड वर्ड. अब यहाँ पे देखिएगा फॉर जो है वो रिजर्व्ड वर्ड है. ये एक्सप्रेशन 1 है. समझिएगा इसके सिंटैक्स को समझिएगा. फॉर एक रिजर्व्ड वर्ड है. एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 ये अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं. अलग अलग एक्सप्रेशन है जो कि फॉर के अंदर में ही आते हैं. तो ये जो अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं इसको टर्मिनेट करना भी पड़ता है. तो जब तक ये टर्मिनेशन नहीं होगा एक्सप्रेशन 1 तब तक जो है एक्सप्रेशन 2 काम नहीं करेगा. तो पहले जो है एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 चूंकि अलग अलग हैं, एक्सप्रेशन 3 अलग है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टर्मिनेशन का सेमीकोलोन का चिन्हित करते हैं. यहाँ पे सेमीकोलोन का सिंबल यहाँ पे डालते हैं ताकि जो है आपका जो एक्सप्रेशन है वो बेसिकली अलग अलग दिखे, अलग अलग रहे, है ना. अब यहाँ पर जो है स्टेटमेंट्स है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा स्टेटमेंट्स. तो फॉर स्टेटमेंट अगर सारा कुछ सही रहता है तो उसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है. अब ये कैसे यूज होता है वो थोड़ा सा हम लोग इसमें देखेंगे. कैसे यूज होता है ये देखिए. यहाँ पे फॉर जो है इट इज अ रिजर्व्ड वर्ड. एंड नाउ एक्सप्रेशन 1, हाउ एक्सप्रेशन 1 विल बी टेकन एज. तो एक्सप्रेशन 1 को किस तरीके से लेते हैं. एक्सप्रेशन 1 देखिएगा. it initializes the loop index before the loop begins. क्या कहता है कि it initializes the loop. it initializes the loop कहने का मतलब ये है कि आपका जो लूप है उसको अगर इनिशियलाइज करना है, उसको अगर शुरू करना है तो हम लोग एक्सप्रेशन 1 से शुरू करते हैं. ठीक है. तो दैट इज व्हाट एक्सप्रेशन 1 इज. Next is expression 2. It is a conditional expression. Now what is a conditional expression? Conditional expression कहने का मतलब ये होता है कि जो conditional expression है उसमें ये हम लोग condition लगाते हैं ये कितनी बार लूप चलेगा. 2 बार, 4 बार, 10 बार या फिर जब तक condition satisfy ना करे तब तक. तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है it is a conditional expression that tests whether the loop index reached the fixed value. That is determines whether to continue or not. मतलब एक्सप्रेशन 2 में ये होता है कि कितनी बार कहां पर हमारे एक्सप्रेशंस जा रहे हैं. अगर एक्सप्रेशंस इतनी बार रिपीट हो चुके हैं तो क्या अब हमें रोक देना है, और अगर रोक देना है तो उसके लिए आपने जो कंडीशन लगाया होगा वो सेटिस्फाई हो जाएगा तब वो रुक जाएगा. नाउ देयर इज एक्सप्रेशन 3. एक्सप्रेशन 3 क्या है. इट मॉडिफाइज द लूप इंडेक्स. इट मॉडिफाइज द लूप इंडेक्स मतलब कि जो लूप आपने चलाया है उसको मॉडिफाई कैसे करना है उसके लिए आपका एक्सप्रेशन 3 होता है. अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आपको मैं बस सुपरफिशियल नॉलेज दे रहा हूं. अब इसके बाद हम लोग इसको डीप में चलेंगे तब आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे सर ने बताया है और किस तरीके से ये काम करेगा. एक्सप्रेशन 3 जो है वो मॉडिफाई करता है. इट मॉडिफाइज द लूप इंडेक्स आफ्टर एवरी आइटरेशन. जितनी बार रिपीटेशन होगा, एक बार रिपीट हुआ तो वो चेक करेगा वैल्यू, दूसरी बार रिपीट करेगा फिर चेक करेगा, तीसरी बार रिपीट करेगा फिर चेक करेगा. तो ये जो चेक करता है वो उसके लिए पूरे स्टेटमेंट को वो फिर मॉडिफाई करना होता है. मॉडिफाई करने का मतलब है वो एक्सप्रेशन जो है उसको चेंज करता है वैल्यूज को, और उस वैल्यूज को चेंज के दौरान जो है आपका वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है या डिक्रीमेंट कर सकता है. तो इट मॉडिफाइज द लूप इंडेक्स. तो लूप इंडेक्स को लूपिंग हो रहा है कि नहीं, अगर लूपिंग होना है तो एक बार और इंक्रीमेंट होगा तो वो बताएगा कि अच्छा एक बार और कीजिए, एक बार और रिपीट कीजिए, एक बार और रिपीट कीजिए. इस तरीके से वो कहता रहेगा. तो उसी के लिए जो है
हम लोगों ने एक्सप्रेशन 3 को लगाया। यहाँ पर ये जो लूपिंग है, ये लूपिंग जो चैप्टर है यार, ये सब आपके लिए बहुत, इसको आप लोग बिल्कुल से कभी भी 3 बार 4 बार 10 बार जितनी बार आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़े आप देखिए, इट विल रियली हेल्प यू आउट अ लॉट। नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट है आपका, वो स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि जो फॉर लूप होता है, फॉर लूप के जो सिंटैक्स होते हैं, इसमें एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 तीनों के बारे में हमने बातें कर लिया है। अब इसके बाद स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या होता है वो देखेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, आफ्टर एवरी आइटरेशन द कंडीशन इज चेक्ड। हर बार जब एक बार लूप चलता है, एक बार रिपीटेशन होता है, तो कंडीशन चेक होता है कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर से एक बार लूप चलेगा। इफ द कंडीशन सेटिस्फाइज देन द इमीडिएट कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड। तब जो है उसी के इमीडिएट जो कंडीशंस हैं उसको एग्जीक्यूट करना होगा। नोट द नंबर ऑफ आइटरेशन इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे नोट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि नोट क्या है। जितना भी आइटरेशन होता है, नंबर ऑफ आइटरेशन इज इक्वल टू, जितना भी आइटरेशन होता है, तो जो फाइनल वैल्यू हम लोग लेंगे, जैसे 5 बार करवाना है तो वो 4 बार ही करेगा, प्लस स्टेप इंक्रीमेंट। मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू प्लस स्टेप इंक्रीमेंट। तो फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू मान लिया 5 बार रिपीटेशन करना है तो 5। इनिशियल वैल्यू कितना था, इनिशियल वैल्यू तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो जितना भी होगा, तो फाइनल वैल्यू -0 मतलब 5 - 0 या 5 - 1 प्लस स्टेप इंक्रीमेंट। तो स्टेप इंक्रीमेंट कितनी बार होगा, 1 बार होगा, 2 बार होगा। तो उस हिसाब से जो है ये नंबर ऑफ आइटरेशन काउंट होता है कि कितनी बार नंबर ऑफ आइटरेशन हुआ है। मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू प्लस स्टेप इंक्रीमेंट। खैर इसको आप उतना नहीं भी याद रखिएगा तो काम चलेगा, लेकिन आपको करना कैसे है वो ध्यान में रखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर सबसे हमारा मेन पंच है कि किस तरीके से एक्सप्रेशन काम करता है। हमने फॉर स्टेटमेंट लगाया था, एक्सप्रेशन 1 लिखा था, एक्सप्रेशन 2 लिखा था, एक्सप्रेशन 3 लिखा था, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूशन लिखा था। तो होता क्या है कि जब सबसे पहला एक्सप्रेशन सही होता है तो हम लोग एक्सप्रेशन 2 में जाते हैं, एक्सप्रेशन 2 चेक करेगा। तो ये कंडीशन के लिए होता है, एक्सप्रेशन 1 तो इनिशियल वैल्यू के लिए होता है, एक्सप्रेशन 2 जो है कंडीशन के लिए होता है। तो कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन सही है कि नहीं। अगर कंडीशन सही है तो फिर सीधा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एकदम बिल्कुल साइन बना बना के कर शो किया है। पहला आइटरेशन में क्या होगा, कैसे कैसे मूव करेगा, एक्सप्रेशन 1 से एक्सप्रेशन 2 में जाएगा, एक्सप्रेशन 2 सही रहेगा तो फिर नीचे स्टेटमेंट में आएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद थर्ड आपका एक्सप्रेशन 3 में चला जाएगा, और एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से वो इनिशियल पोजीशन पे चला जाएगा। मतलब कि एक बार जब लूपिंग होती है तो ये 4 काम उसमें होते हैं। एक बार लूप चलता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार जब लूप चलता है तो इसमें 4 काम होते हैं। एक्सप्रेशन 1 से एक्सप्रेशन 2 में जाएगा, एक्सप्रेशन 2 चेक करेगा वैल्यूज, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ या नहीं, फिर वो एक्सप्रेशन 2 के बाद स्टेटमेंट्स में जाएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपका एक्सप्रेशन 3 में जाएगा, एक्सप्रेशन 3 को चेक करेगा, और एक्सप्रेशन 3 को चेक करने के बाद फिर वो एक्सप्रेशन 1 में चला आएगा। तो दिस इज द होल प्रोसेस। नाउ ये आपको कैसे समझ में आएगा, इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कि किस तरीके से फ्लो चार्ट, प्रोग्राम को हम लोग बाद में भी देखेंगे। तो ये फ्लो चार्ट समझिए। पहले फ्लो चार्ट में देखिएगा इनिशियलाइजिंग, यहाँ पर से इनिशियलाइज हो रहा है, जो आपका एक्सप्रेशन 1 था वो है यहाँ पे इनिशियलाइज। फिर दूसरा एक्सप्रेशन इज इनिशियल वैल्यू इज लेस देन फाइनल वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू है उससे कम इनिशियल वैल्यू होना चाहिए ना, ऑब्वियसली। तो इनिशियल वैल्यू कम होगा, लेस होगा। अगर ट्रू है ये तो क्या होगा, नीचे आएगा, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा और जितने भी स्टेटमेंट है वो सब एग्जीक्यूट करेगा।
एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से वो वापस चला जाएगा और यहाँ पे वैल्यू को चेक करेगा कि क्या अभी तक इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से कम है। अगर है तब फिर नीचे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसे जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, मान लिया कि ये इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से कम नहीं है, ज्यादा हो गया है, तब वो सीधा फाइनल वैल्यू में फॉल्स में चला जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट में चला जाएगा। दिस इज द फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट आपको समझना है, हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा किस तरीके से करेंगे। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को कैसे लिया है हमने सो देखिए। फॉर n is equal to 1, n is less than 5, less than equal to 5, n plus plus। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है n is equal to 1, फिर यहाँ पे दूसरा वैल्यू चेक कर रहे हैं n is less than equal to 5, फिर तीसरा वैल्यू चेक कर रहे हैं n plus plus। तो ये आपका फॉर का स्टेटमेंट है। ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा? अगर n की वैल्यू 1 है, मतलब कि इनिशियल वैल्यू 1 हो गई, फाइनल वैल्यू 5 हो गई, तो अब यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है, मतलब 1 को प्रिंट करना है, फिर 2 को प्रिंट करना है, फिर 3 को प्रिंट करना है, 4 को प्रिंट करना है, 5 को प्रिंट करना है। तो उसके लिए अलग अलग स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग फॉर का एक सिंगल स्टेटमेंट लिखेंगे और उसी से काम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने n की वैल्यू ली 1। अब यहाँ पे ये चेक करेगा कि n जो है 1 जो है वो 5 से छोटा है कि नहीं। छोटा है तो बहुत बढ़िया, उसको प्रिंट करा देगा। फिर उसके बाद जो है वो n प्लस प्लस करेगा। n की वैल्यू अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 थी, अब n प्लस प्लस हो जाने की वजह से 1 प्लस 1, n प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस 1। तो 1 में फिर एक 1 जुड़ जाएगा, मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तब यहाँ पे फिर से चेक होगा कि n इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, वेरी ट्रू। तो ये भी जो है छोटा है, फिर से ये प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे करेंगे। तो उसी का मैंने प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to n। हमने क्या किया है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to n। 1 to n कहने का मतलब n अगर 5 है तो 5 तक प्रिंट करेगा, n अगर 10 है तो 10 तक प्रिंट करेगा, 20 है तो 20 तक प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने जो ली है वो 5 ली है ना। तो 5 को ही मैंने यहाँ पे शो किया है, तो 5 तक प्रिंट करना है। अब कैसे? टू प्रिंट 1 to n, इंक्लूड stereo.h, conio.h, ये तो करेंगे ही करेंगे। इंट आई n वैल्यू, आई क्यों? आई आइटरेशन के लिए लिया हुआ है, n नंबर के लिए लिया हुआ है, जो भी आप 5 वैल्यू लेंगे, और वैल्यू जो है वो आपका 0 से शुरू हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया है। क्लियर द स्क्रीन करने के बाद हम लोग एंटर करा रहे हैं वैल्यू को, स्कैनफ करा दिया, %d करा दिया और इस n को एंटर करा दिया। अब यहाँ पे वही लिखा हमने, i इज इक्वल टू 1, है ना, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। यहाँ पे भी हमने वही किया था, n यहाँ पे लिया था, n को चेक किया था, n को प्लस प्लस किया था। यहाँ पे हमने क्या किया, i को अलग लिया, i को हमने n के साथ चेक किया, कंपेयर किया n के साथ, और i प्लस प्लस किया। ठीक है, फॉर कंडीशंस लगाए हमने, वैल्यू इज इक्वल टू i। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो है वैल्यू, अगर i के बराबर है तो प्रिंट f द वैल्यू, तो जो भी आपका वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले i इज इक्वल टू 1 के में जाएगा, 1 i इज इक्वल टू 1 को चेक करेगा। अगर i इज इक्वल टू 1 है तो आपका i का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1 चला जाएगा, 1 चेक करेगा, 1 इज लेस देन n, n का वैल्यू अगर आपने 5 डाला होगा तो 1 इज लेस देन n हो जाएगा। फिर वहां से नीचे आएगा, वैल्यू i का कितना हो गया, 1, तो अब ये 1 प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ पर से ये स्टेटमेंट होने के बाद फिर जाएगा i प्लस प्लस करेगा, तो यहाँ पे i की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी था। अब यहाँ पे y की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी तो i की वैल्यू 2 होगी। 2 के बाद यहाँ पर फिर से चेक करेगा कि 2 इज लेस देन n, n तो हमने 5 डाला था, तो 2 इज लेस देन n, करेक्ट है। तो यहाँ पर फिर वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे i की वैल्यू जो है वो वैल्यू में स्टोर हो जाएगी 2।
तो अब ये 2 जो है प्रिंट कर देगा यहाँ पे। फिर 2 प्रिंट करने के बाद जो है फिर वो i प्लस प्लस करेगा। अब यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज 3। तो यहाँ पे i की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद 3 इज लेस देन n चेक करेगा। तो जब चेक करेगा तो पता चलेगा कि यस i इज लेस देन n। तो यहाँ पर i 3 को फिर से प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा, फिर i इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। i प्लस प्लस के अनुसार i प्लस प्लस करेगा तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। i की वैल्यू 4 होगी, तो 4 इज लेस देन n। तो यहाँ पे चेक करेगा कि 4 इज लेस देन n, तो 4 जो है लेस देन n है ऑब्वियसली, तो फिर ट्रू हो गया। तो ये i की वैल्यू जो फिर से चेंज हो गई, 4 वैल्यू में चला जाएगा, प्रिंट करेगा तो 4 प्रिंट हो जाएगा। वही 1 2 3 4। फिर उसके बाद i प्लस प्लस करेगा, तो i प्लस प्लस करेगा तो अब हो जाएगा 5। तो 5 इज लेस देन इक्वल टू n, ये भी सही है। तो सही है तो वैल्यू इज इक्वल टू i, 5 वैल्यू में चला जाएगा, 5 को प्रिंट कर देगा। फिर से एक बार आइटरेटिव होगा और i प्लस प्लस होगा, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। अब यहाँ पर क्या होगा कि i इज इक्वल टू 6 हो गया, i इज लेस देन इक्वल टू n, मतलब 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन आपका हो जाएगा फॉल्स। तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर लूप से ये बाहर चला जाएगा, और बाहर जैसे ही इस पर्टिकुलर लूप से, ये वाला जो दोनों लूप है इससे बाहर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा गेट ch, आपका क्लोज हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 को प्रिंट करने के बाद कहानी बंद हो जाएगी। तो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। काफी कुछ हम लोगों ने आज किया, लूपिंग कर लिया, और लूपिंग का थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखा। अभी कई सारे एग्जाम्पल्स आने बाकी हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग अभी तो इनिशियल स्टेज पर हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, और कई सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद जो है हम लोग जो है इसको बिल्कुल से खत्म करेंगे, बहुत बढ़िया से खत्म करेंगे। और होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी विल ट्राई टू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। इस नोट्स को पूरा लिखते रहिएगा और समझिएगा, नए नए एग्जाम्पल्स देखिएगा। बुक्स में कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ट्राई टू check out each and every examples. I hope I'm able to explain you. Thank you. Thanks a lot. We'll meet in the next class.